मॉर्निंग स्टूडेंट। इस सेशन में हम उदारवाद को कंटिन्यू करेंगे और आज हम उदारवाद के मूल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। व्हाट आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म, इसको देखने के प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के बुद्धिवादी तर्कवादी होने पर आधारित है, और यहीं से इसका पहला सिद्धांत बनता है कि मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था प्रकट करता है। मानव को विवेक युक्त माना है, तर्क युक्त माना है, बुद्धि युक्त माना है। यही तथ्य, यही मान्यता उदारवाद को एक आधुनिक चिंतक की श्रेणी में रखता है, आधुनिक चिंतन की श्रेणी में रखता है, और मध्यकालीन जो चिंतन धारा थी उससे अलग करता है। मध्यकाल जिसमें चर्च की सत्ता थी, एक धर्म की सत्ता थी, धर्माधिकारियों की सत्ता थी, और व्यक्ति धर्म के एक पूरे प्रयोजन में एक छोटा सा अंग था, एक छोटी सी भूमिका थी, और भूमिका जो है परमात्मा प्रदत्त थी। उदारवाद मानवीय विवेक की आस्था या मानव के विवेक में आस्था प्रकट करते हुए मानव की सत्ता को स्थापित करता है, और जो आध्यात्मिक सत्ता, धार्मिक सत्ता है, उसको चुनौती देता है। और मानवीय विवेक की आस्था के आधार पर ही दूसरा जो सिद्धांत बनता है कि ये अनुदारवाद का विरोध करता है। अनुदारवाद में निहित जो नियतिवाद था, भाग्यवाद था, उसका विरोध करता है। नियतिवाद, भाग्यवाद इस धारणा को स्पष्ट करता है कि मनुष्य की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मनुष्य की नियति पूर्व निर्धारित है, मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित है, और उसे जो है पूर्व निर्धारित परमात्मा का जो प्रयोजन है उसके अनुसार ही उसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य के विवेक में आस्था प्रकट करते हुए मनुष्य की सत्ता को स्थापित करता है, और इस बात का खंडन करता है कि मनुष्य का जो भविष्य है वह पूर्व निर्धारित है। कहता है मनुष्य अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी क्षमता से वो अपना भाग्य का निर्माण करता है, अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो है अनुदारवादी जो चिंतन था, जिसमें नियतिवाद और भाग्यवाद जो है अंतर्निहित था, उसका विरोध करता है और संपूर्ण तरीके से मानवीय सत्ता को, मानवीय गरिमा को स्थापित करने का प्रयास करता है। तीसरी बात या तीसरा सिद्धांत जो है उसमें कि समाज और राज्य की कृत्रिम संस्थाओं को स्थापित करता है। उदारवाद इस बात को रेखांकित करता है कि मनुष्य केंद्र में है। मनुष्य अपने विवेक, अपने तर्क, अपनी बुद्धि के आधार पर उसको इस्तेमाल करते हुए अपने भविष्य की योजना बनाता है, अपने वर्तमान के क्रियाओं को निर्धारित करता है, और मनुष्य अपने उद्देश्य, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उस मार्ग में उसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकता के आधार पर वह उन वस्तुओं का, उन संस्थाओं का, उन चीज़ों का निर्माण करता है। समाज और राज्य भी उसी प्रकार की एक संस्था है जिसे मनुष्य ने अपने प्रयोजन, अपने हित, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय के साथ उसका निर्माण कर लिया है। ये समाज रूपी संस्था या राज्य रूपी संस्था या अन्य संस्थाएं जो समाज में उपलब्ध हैं, ये तभी तक समाज मनुष्य के साथ दिखाई देती है जब तक मनुष्य इसे उपयोगी मानता है, इसे उपयोगी जानता है, वो उनकी सहायता करता हुआ दिखाई देता है, तब तक वो उसके साथ रहता है। जैसे ही वो अनुपयोगी हो जाता है, मनुष्य जो है हर चीज़ का जो अनुपयोगी है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसका तिरस्कार कर देता है। तो इस प्रकार से उदारवाद ने राज्य और समाज की जो अवधारणा लोगों के सामने रखी, वो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी, आर्टिफिशियल स्टेट की,
जिसमें अंतर्निहित अवधारणा यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका निर्माण किया है, और जैसे ही आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, वैसे ही इसका त्याग कर देगा, तिरस्कार कर देगा। अगली मान्यता, अगली सिद्धांत जो है, व्यक्ति साध्य है और समाज और राज्य साधन। ठीक इसका ही जो है वह एक्सटेंशन है। व्यक्ति विवेकपूर्ण है, बुद्धिपूर्ण है, तर्कपूर्ण है, और वो उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करता है। मनुष्य अपने बारे में जो सोचता है और जो सोचता है उसे करने के लिए वो स्वतंत्र है, सक्षम है। इसलिए व्यक्ति ही को केंद्र में रख करके ही सारी योजनाएं बननी है, सारे प्रयोजन हैं। व्यक्ति, इसीलिए व्यक्ति के उद्देश्य प्राथमिक है, व्यक्ति का हित प्राथमिक है, व्यक्ति का प्रयोजन प्राथमिक है। अन्य जो चीज़ें हैं वो साध्य, वो साधन हैं, वो मनुष्य के उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। राज्य हो, समाज हो, अन्य संस्थाएं हो, जो है अन्य वस्तुओं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे मनुष्यों ने जो निर्माण किया है, मनुष्य ने वह अपने प्रयोजन, अपने हित, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग में बनाई है। और ये सारी चीज़ें उनको उस मार्ग तक, उनको उस प्रयोजन तक, उस उद्देश्य तक, उस टारगेट तक ले जाने में उनकी सहायता करती है। इसलिए वो सब साधन मात्र है। व्यक्ति ही साध्य है, व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्थाएं घूमती है। व्यक्ति जो है अंतिम है, और सारी चीज़ें जो है उनके अधीन है, उनके सहायता के लिए है, उनके सहयोग के लिए है, उनके जीवन को सुलभ बनाने के लिए है, उनके जीवन को जो है वो आसान बनाने के लिए है। तो ये सब जो है औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो संस्था हो, चाहे वस्तुएं हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर वो साध्य किसको मानता है? व्यक्ति को। समाज और राज्य जैसी संस्थाएं जो है वह वस्तुओं के तरह ही एक साधन के रूप में व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगला सिद्धांत है कि वो उदारवाद व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। हमने जो है पहले भी इस बात को रेखांकित किया है, हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विद्वानों ने इस बात को रेखांकित किया है कि एक ऐसी अवस्था थी, उन्होंने कल्पना की, एक ऐसी अवस्था थी जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, केवल मनुष्य थे। और उस समय भी मनुष्य, जब कोई समाज नहीं था, कोई नागरिक समाज नहीं था, कोई राज्य नहीं था, तब भी उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के अधिकारों को स्वीकार किया था। एक दूसरे के अधिकारों को स्वीकार किया था, उसको मान्यता प्रदान की थी। और इसलिए ये सारे अधिकार मनुष्य को मनुष्य होने के कारण मिले थे। मनुष्य अपने विवेक के कारण अधिकारों को पैदा किया था। इसीलिए ये सारे अधिकार जो हैं वो प्राकृतिक हैं। राज्य, इसीलिए राज्य समाज वो अधिकार देता नहीं है, बल्कि राज्य और समाज से पूर्व ही वो अधिकार जो है वो उपस्थित हैं, वो अस्तित्व में है। इसलिए राज्य और समाज को उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, उन अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, उन अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जो है वो उदारवाद में एक निहित सिद्धांत है। साथ ही साथ उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मूल में है, और ये जो है प्राकृतिक अधिकारों का ही में ही एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, ये प्रथम अधिकार है। जैसा कि लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास 3 अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता है वह एक प्राकृतिक अधिकार का हिस्सा है, प्राकृतिक अधिकार का हिस्सा है। और व्यक्ति चूंकि विवेकशील है, तर्कशील है, इसीलिए व्यक्ति पर किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बाह्य नियंत्रण से, बाह्य अवरोधों से व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। और यहाँ पर उदारवाद इसी आधार पर जो है विचार, अभिव्यक्ति और कर्म दोनों प्रकार की स्वतंत्रता को जो है मान्यता देता है। और किसी भी प्रकार का जो है अंकुश, किसी प्रकार की मर्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
अगले सिद्धांत के रूप में राज्य का उद्देश्य और कार्य संबंधी सिद्धांत। उदारवाद कहता है कि राज्य का एक उद्देश्य है, राज्य को एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य ने अपने विकास की प्रक्रिया में के मार्ग में राज्य की को जो है एक्सेप्ट किया, राज्य को बनाया, राज्य को निर्मित किया। और राज्य को निर्मित किया तो उसे कुछ उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ कार्य आवंटित किए। यहाँ पर उदारवाद जो है प्रारंभिक अवस्था में राज्य को नकारात्मक राज्य की भूमिका देता है, जिसमें कुछ कार्य उसे देता है। केवल व्यक्ति के जीवन की रक्षा, चाहे वो आंतरिक अराजकता की वजह से हो या बाह्य आक्रमण की वजह से हो, और समाज में किए जाने वाले जो है समझौते, कॉन्ट्रैक्ट, उनकी पवित्रता की रक्षा। धीरे धीरे जब जो है चिंतन में परिवर्तन हुआ, उदारवाद नकारात्मक से सकारात्मक की ओर गया, तो राज्य को कुछ और अधिकार दिए गए, और वो अधिकार इस रूप में दिए गए कि राज्य को उपयोगी बनाते हुए राज्य को ये दायित्व दिया गया कि वो ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। तो इस प्रकार से राज्य का एक उद्देश्य है, राज्य का एक कार्य है। यदि राज्य इन कार्यों को करने में अक्षम है, यदि राज्य वो कार्यों को नहीं कर पाता है जो लोगों ने उसे दिया है, तब लोगों के पास ये अधिकार है, नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे, राज्य को बदल दे, राज्य को परिवर्तित करते। तो यहाँ पर राज्य के विरुद्ध जो अधिकार है वो नागरिकों के पास है, जिसको वो स्वीकार करता है। एक और सिद्धांत के रूप में असीमित और समग्रतावादी शासन का विरोध। प्रारंभ से ही उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। हर एक विचार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषण करता है, उसमें वृद्धि करता है, उसका समर्थन करता है, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है उसका विरोध करता है। इसी रूप में जब 20वीं शताब्दी के दौर में समग्रतावादी राज्य का उदय हुआ, चाहे वो वामपंथी समग्रतावादी राज्य था या दक्षिणपंथी समग्रतावादी राज्य था, इन दोनों ही प्रकार के जो है व्यवस्थाओं का उदारवाद ने विरोध किया, क्योंकि वो निरंकुश सत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उदारवाद के मूल में ही निरंकुशवाद का विरोध है। इसलिए वो राज्य की असीमित सत्ता को स्वीकार नहीं करता। एक और सिद्धांत है प्रतिनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को स्वीकार किया। उदारवादी चिंतन ने राज्य को धर्म से अलग किया, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन ने भी उदारवादी व्यवस्था के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने ये पाठ पढ़ाया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य और धर्म एक दूसरे से पृथक है, और इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समानता है। इसलिए राज्य को सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म जो है वो व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मामला है, और सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों के मध्य जो व्यवहार होगा राज्य के द्वारा, उसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो उदारवादी चिंतन के अनुरूप है, और इसीलिए जो है उदारवाद पंथनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को स्वीकार करता है। एक और सिद्धांत विकासवादी या वैधानिक पद्धति में विश्वास। उदारवादी आरंभ से ही हिंसा या जबरदस्ती या अचानक परिवर्तन में यकीन नहीं करते। उदारवादी विचार विमर्श के माध्यम से धीरे धीरे बुद्धि का प्रयोग करके, तर्क का प्रयोग करके, लगातार वार्ता के माध्यम से जो है वह परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए उदारवादी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या अधिकतम प्रयोग जो है संसदीय प्रणाली का करना चाहते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली के माध्यम से जो है धीरे धीरे वैधानिक रूप से, कर्मिक रूप से परिवर्तन जो है लाया जा सकता है। तो इसलिए विकासवादी वैधानिक पद्धति में विश्वास रखते हैं। एक और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास। उदारवाद आरंभ से ही मनुष्य और मनुष्य के बीच आधारभूत समानता और उसकी स्वतंत्रता में विश्वास करता रहा है। इसलिए वो हमेशा इस बात का जो है समर्थक रहा है कि जो सत्ता हो, जो शासन व्यवस्था हो, वो न केवल सीमित हो बल्कि जनता के नियंत्रण में हो।
नागरिकों के नियंत्रण में न हो, नागरिकों के द्वारा हो। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्णय लेने का समर्थन करता है, लोकतांत्रिक तरीके से विवादों को सुलझाने में इसका विश्वास है। इसलिए उदारवाद जो है प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है, उसका रिस्पेक्ट करता है, जो मनुष्य के स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, मनुष्य के जो है विकास के मार्ग में जो है उसकी सहायता करता है, या एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और नैतिक विकास स्वयं कर सके। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो उदारवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को ही विस्तार देते हुए वह अगले जो है सिद्धांत में विश्वास करता है, और वह है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आरंभ से ही जो है उदारवाद जो है वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का समर्थक रहा है, और इसी के आधार पर जो है यूरोप में भी जब नेपोलियन ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई, तब उदारवादियों ने उस समय उसका कड़ा विरोध किया, चूंकि वो इस बात में व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही एक्सटेंड करके ऊपर तक ले जाते हैं कि व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था का चुनाव करता है, किस स्तर की शासन व्यवस्था का चुनाव करता है, ये व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ही साध्य है, व्यक्ति के उद्देश्य के लिए ही संपूर्ण चीज़ें बनी हुई हैं, व्यक्ति के प्रयोजन हेतु ही सारे कार्य किए जा रहे हैं, व्यक्ति को केंद्र में रख करके ही सारी चीज़ों का निर्माण है, चाहे वो विचारधारा का निर्माण हो, चाहे संस्थाओं का निर्माण हो या वस्तुओं का निर्माण हो, सब कुछ व्यक्ति को केंद्र में रख करके किया जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को जो है अपने जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। अमेरिका की जब क्रांति हुई, अमेरिका के लोगों ने जब ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध विद्रोह किया, तब भी लोगों ने इसका भरपूर समर्थन किया। तो इस प्रकार से उदारवाद और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय एक दूसरे से जो है गुथे हुए हैं। एक और इसी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय को और एक्सटेंड करें तो वह अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व शांति में यकीन करता है। उदारवाद आरंभ से ही राज्यों और राज्यों के बीच शांति और सहअस्तित्व की भावना बनी रहे, अनाक्रमण और हस्तक्षेप बना रहे, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इस बात का जो है समर्थक रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे। शांति बनी रहने के लिए जरूरी है कि लोग अपने विवादों का निपटारा, विवादों का सुलझाव बातचीत से करें, आपसी सहयोग से करें, विभिन्न प्रकार की संधियों समझौतों का पालन करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनके जो निर्माण के आधार हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में विश्वास करें, और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति और सहअस्तित्व का वातावरण बनाएं, क्योंकि शांति के दौर में ही मानव सभ्यता का विकास संभव है। हर प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान जो है शांति काल में ही होते हैं। कला, संस्कृति इत्यादि का विकास भी शांति के काल में ही संभव है। युद्ध में केवल विनाश और विनाश ही जो है दिखाई देते हैं, उसमें मानव सभ्यता का न केवल ह्रास होता है बल्कि लगातार ये खतरा भी बना हुआ है कि मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति में विश्वास करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करना चाहता है, व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहता है, हर प्रकार की ऐसी सत्ता का विरोध करता है जो मनुष्य के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहती हो, मनुष्य को अपने अधीन करना चाहती हो, प्रतंत्र करना चाहती हो, या युद्ध या अशांति को प्रोत्साहित करती हो। इस तरह के सभी प्रकार के जो तत्व हैं उसका विरोध करती है और एक अंतर्राष्ट्रीय मानवता का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के उदारवाद के ये सारे मूल सिद्धांत थे। आज इतना ही।